अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज इशू पर नजर, मगर दूसरे जाविये से मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, नाज़रीन ये सब आपको बताएंगे। यहाँ पर अब आपको बताते चलें कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। माजी के हरीफ बन गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ललकार पर सदर नून लीग की लफ्जी गोलाबारी। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को छोटा भाई कहकर तंज और तनकीद के निश्तर बरसा दिए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में बढ़ती कशीदगी, सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा है। कायद नून लीग भी मुखालिफिन को अपने दौर के कामयाब मंसूबे याद कराने लगे हैं। आम इंतखाबात से कबल सियासी कायदीन के सख्त बयानात भी सामने आ चुके हैं। कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, मुल्क में सियासी जोड़ तोड़ का तो मौसम है। आपको बताते चले कि सियासत बदलता है रंग कैसे कैसे और जोड़ तोड़ का ये मौसम आ चुका है। कायद नून लीग भी मुखालिफिन को अपने दौर के कामयाब मंसूबे याद कराना शुरू हो गए। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को छोटा भाई कहकर तंज और तनकीद के निश्तर बरसा दिए हैं। और इसके अलावा बताते चले कि आम इंतखाबात से कबल सियासी कायदीन के सख्त बयानात भी सामने आ चुके हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ कोयटा होंगे और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच। इसके अलावा हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं मोहम्मद कासिम, इनसे हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चलें कि सियासी बयान में आपको हम आज ये दिखाएंगे कि शहबाज शरीफ ने असल में बिलावल भुट्टो को जवाब क्या दिया था। पहले वो देखते हैं। बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे और हैं, जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसको कबूल करेगी। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हम पीटें और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। सब अपने गिरबानों में झांकें और एक बेलाग तजिया करें। पाकिस्तान के अवाम अपने वोटों के जरिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कबूल करते हैं तो मुझे यकीन है कि सब उसको कबूल करेंगे। महंगाई, वो पिछले 4 साल की जो महंगाई वो चली आ रही थी, पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने की नहज पर पहुंचा दिया था। हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है। तो ये आप देख चुके हैं कि बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा के ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम, उनसे बात करेंगे। मोहम्मद कासिम, जो नून लीग की क़यादत है पूरी की पूरी दौरे पर गई हुई थी कोयटा के, ज़रा उसके दौरे का अहवाल बताएगा, कितना कामयाब रहा वो दौरा और कितने इलेक्टेबल्स जो हैं वो नून लीग में शामिल हो गए हैं, ये भी बताएगा। और इसके अलावा ये भी बताएगा कि बाप पार्टी ने भी नून लीग से हाथ मिला लिया है। इस हवाले से भी तफसीलात हमें बताइएगा। देखें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में नवाज लीग के कायदीन 2 रोज़ा दौरा पर कोयटा पहुंच गए और आज उनके दौरे का दूसरा दिन था और वो बहुत सारी कामयाबी यहाँ समेट कर आज वापस चले गए। आज शहबाज शरीफ सारावान हाउस गए, जहाँ उन्होंने नवाबजादा लश्करी रसानी से मुलाकात की और उन्हें एक बार फिर पार्टी में शमूलियत का दावत दे दी। और इसके अलावा नवाज शरीफ ने पार्टी के कन्वेंशन से आज खिताब किया और इस खिताब के बाद वापस कोयटा से रवाना हो गए। तो इस दौरे के दौरान जो कामयाबी मिली नवाज लीग को वो ये थी कि कोई 30 के करीब जो अहम सियासी शख्सियात हैं बलूचिस्तान से, उन्होंने नवाज लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली और इनमें 15 के करीब ऐसे लोग हैं जो इलेक्टेबल्स हैं और जो मुख्तलिफ इलेक्शंस में सीटें जो है ना जीत कर जो है ना वो आते रहे हैं। तो इस हवाले से मुबस्सरीन का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स की नवाज लीग में शमूलियत के बायस अब बलूचिस्तान में नवाज लीग की पोजीशन 2018 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुस्तकम हो गई है, क्योंकि जो लोग बाप बलूचिस्तान आवामी पार्टी में थे उन्होंने 2018 में नवाज लीग से बगावत की थी, जिसके नतीजे में न सिर्फ उस वक्त नवाज लीग की हुकूमत ख़त्म हो गई थी बल्कि 2018 में नवाज लीग को सिर्फ बलूचिस्तान से एक बलूचिस्तान असेंबली की नशिस्त मिली। अच्छा मोहम्मद कासिम, लेकिन अब इस सूरत हवाले से बिलावल भुट्टो की जानिब से भी कहा गया था कि नून लीग के लिए पहले भी बाप बुरा था, मतलब कि पार्टी बुरी थी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, और अभी हमें उम्मीद है कि बुरा ही समझा जाएगा। तो पहले जब ये हरीफ बने हुए थे तो अब दोबारा मिलने का पर्पस, क्योंकि फिर तो जो पीपल्स पार्टी कह रही थी उनकी बात सही साबित हो गई।
सवाल जरा दोबारा दोहराइएगा। मैं क्योंकि सुन बिलावल नहीं भुट्टो सका। सरदारी की जानिब से भी कहा गया था ना कि जब मासी में ये लोग हरीफ थे बाप पार्टी और ये नून लीग की पार्टी, तो अब भी उनको फिर मुखालिफ ही रहना चाहिए। तो इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि अब तो ये बात साबित हो चुकी है क्योंकि बाप के साथ हाथ मिला लिया गया है, तो फिर पीपल्स पार्टी की बात तो सच साबित हो गई। देखिए, जो लोग इलेक्टेबल्स हैं उनकी जो है ना ये हमेशा वफादारियाँ जो है ना तब्दील करते रहे हैं। ये पहले पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, नवाज़ लीग में भी रहे हैं, काफ लीग में भी रहे हैं। अब चूँकि ये देख रहे हैं सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक कि अब आवाम का रुख नवाज़ लीग की तरफ है, तो ये इन लोगों ने फिर एक लिहाज से नवाज़ लीग की जानिब रुजू कर लिया। वरना चंद माह पहले तक ये कहा जा रहा था कि बलूचिस्तान में जो है ना जो मामलात हैं वो पीपल्स पार्टी के हवाले किए जाएंगे, इसलिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ लोग पीपल्स पार्टी में गए। लेकिन अब चूँकि सूरत हाल तब्दील हो गई है, इसलिए ये लोग वापस नवाज़ लीग की जानिब इन लोगों ने रुख कर लिया और इसमें शामिल हो गए, जिसके नतीजे में नवाज़ लीग की जो है ना पोजीशन बलूचिस्तान में अब बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो गई है। और आइंदा इंतखाबात में या तो नवाज़ लीग की क़यादत में बलूचिस्तान की मखलूत हुकूमत बनेगी, या ये जो है ना जो मखलूत हुकूमत होगी उससे में जो है ना एक बहुत बड़े पार्टनर के तौर पर जो है ना हिस्सेदार होगी। तो ठीक है, आपने सही कहा कि जो इस वक्त नून लीग की पूरी क़यादत है बहुत मुतहरिक हुई हुई है, बहुत मुस्तहकम नजर आ रही है हर सूबे में, स्पेशली बलूचिस्तान में भी। अब हमारे साथ ही रहेगा मोहम्मद कासिम बलोच इस्लामाबाद, जावेद बलोच भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जावेद बलोच, सियासी दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो चुका है। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ चुके हैं, तंज के निश्तर बरसाए जा रहे हैं। वहां से बिलावल भुट्टो सरदारी बात करते हैं कि बाप के हवाले से, उसके बाद शहबाज शरीफ उनको छोटा भाई कहकर तंज के निश्तर बरसाते हैं। कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, क्या वाकई ऐसा है? देखिए मरियम, नवाज शरीफ की ये पहली बड़ी कामयाबी है इलेक्शन के हवाले से। पहले उन्होंने एमक्यूएम को साथ मिलाया और अब जो है वो खुद बलूचिस्तान में मौजूद हैं और तमाम जो इलेक्टेबल्स हैं वो उनके साथ मिल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो नून लीग छोड़ के बाप जिन्होंने बनाया था वो बाप अब ख़त्म हो गया है। अब बाप जो है वो सारा का सारा नून लीग का हिस्सा बन चुका है और इलेक्शन से पहले ही यूं लग रहा है कि जैसे इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ ने अपनी बलूचिस्तान में हुकूमत कायम कर ली है, रिट उनकी कायम हो चुकी है। और ये 30 से ज़ायद जो इलेक्टेबल्स हैं, जैसे कल मैंने बताया कि ये वो सारे लोग हैं जो अपने अपने हलके में एक असर रसूख रखते हैं और ये जीतते आ रहे हैं। पहले ये कभी नून लीग के साथ थे, कभी पीपल्स पार्टी के साथ थे और फिर आज बाप ख़त्म करके तो नून लीग का हिस्सा बन चुके हैं। तो ये नवाज शरीफ ने कोई जलसा नहीं किया। नवाज शरीफ ने कोई आपने देखा कि कोई बयानात जो है उनके नहीं सामने आ रहे, लेकिन वो होमवर्क कर रहे हैं अपना सारा इलेक्शन के लिए। और उन्होंने ये बलूचिस्तान में जाके साबित कर दिया है कि वो पूरी तरह तैयार हैं इलेक्शन के लिए और इलेक्शन के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सियासी इत्तेहाद हैं, वो उनके साथ मिल रहे हैं। तो यूं पीपल्स पार्टी, जाहिर बात है पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा थी, अंडर शहबाज शरीफ जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बतौर वज़ीर ख़ारजा काम किया, उनकी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। तो अब जब ये सूरत हाल देखी जा रही है, जैसे सनाउल्लाह ज़हरी ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, अब्दुल कादिर बलोच साहब ने जो है पीपल्स पार्टी जावेद बलोच, आपने यहाँ पे कहा ना कि बिलावल भुट्टो सरदारी वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं शहबाज दौर के, तो तब बिलावल भुट्टो सरदारी ही थे जो कहने वाले थे कि शहबाज स्पीड लाने की बातें होती रही थी। तब उन्होंने ही ये बात की थी कि शहबाज स्पीड की ज़रूरत है कराची में। तो फिर अब अगेंस्ट खड़े में हैं, तो फिर तब की बातें और अब की बातों में तो बहुत तज़ाद आ गया। देखें, ये तो शहबाज स्पीड के साथ साथ नवाज स्पीड भी जो है वो शुरू हो चुकी है और इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी परेशान है कि अगर बाप उनके साथ था तो ठीक था, अगर बाप जो है अब नून लीग के साथ मिल गया तो वो गलत हो गया। तो ये वो सियासत है जो पैंतरा बदलती है और सियासतदान अपने जो है वो गेम जोन को जो है वो चेंज करते रहते हैं। तो पीपल्स पार्टी के पास अब बलूचिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि वो कितने लोग बचे होंगे जो उनका साथ दें और उनको साथ मिला के जो है वो अपना वो इलेक्शन लड़ें, क्योंकि नून लीग का जो इत्तेहाद बना है उसके बाद यूएफए की एक वहाँ पे अच्छी खासी जो है वो स्ट्रेंथ है जो नून लीग का साथ देगी। तो यूँ बलूचिस्तान में जो है वो नून लीग यूएफए को भी साथ मिला सकती है और फिर पीपल्स पार्टी के पास जितनी सीटें होंगी
तो हो सकता है कि आज जो पीपल्स पार्टी उन पर नश्तर बरसा रही है, तो कल हो सकता है कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में नून लीग का साथ दे रही हो, उनके साथ मिलकर हुकूमत बना रही हो। इसी तरह अगर हम देखें पंजाब की सूरत हाल, तो पंजाब में भी नून लीग अपना होमवर्क जो है वो मुकम्मल कर चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी तक जो है वो सिंध से बाहर नहीं निकले, उन्हें जो है वो पंजाब आना पड़ेगा, केपी आना पड़ेगा। मतलब कि पीपल्स पार्टी को भी बाकी सूबों पर ध्यान देना पड़ेगा, जिस तरीके से नून लीग ने बाकी तमाम सूबों पर ध्यान दिया और बारी बारी सारे प्लान्स तैयार थे, बस नवाज शरीफ के आने के बाद उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। और कोयटा का दौरा भी बहुत ही कामयाब रहा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हमें ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद थे, हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। बागों के शहर को स्मोक का रोक लग गया। लाहौर में स्मोक के डेरे पंजाब हुकूमत के बड़ों ने सेट जोड़ लिए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने आज अहम इजलास भी तलब कर लिया है स्मार्ट लॉकडाउन की, जिसमें तजवीज़ दी जाएगी और इजलास में किन अमूर पर तबादला ख्याल होगा और क्या फैसले मुतवक्के हैं वो हम जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हैं नियो के साथ वकास कौरी लाहौर से। वकास कौरी बताएगा आज अहम इजलास बुलाया गया है, क्या स्मार्ट लॉकडाउन फिर से लगेगा और इसके अलावा क्या आज फैसले मुतवक्के हैं, बताइएगा। आज बिल्कुल लाहौरियों की बदकिस्मती कहें कि इन्हें मुख्तलिफ वबाओं का सामना ही करना पड़ा है। कभी हमें डेंगू का मुकाबला करना पड़ता है, कभी कोरोना का, और आजकल जो हमें स्मोक जो है वो पंजाब को चारों तरफ से घेरे में लिए हुए है। लाहौर की फ़िज़ा इतनी मुज़र आलूद हो चुकी है कि यहाँ पर सांस लेना भी दुशवार हो चुका है। लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज जो है वो दूसरे नंबर पर आ चुका है। गुज़िश्ता हफ्ते पंजाब हुकूमत ने स्मोक की जो बिगड़ती सूरत हाल है इस वाले से स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बारिश हुई जिससे स्मोक में बेहतरी हुई, लेकिन उस वक्त भी हम सिर्फ छठे नंबर पर ही जा सके दुनिया भर के ममालिक में। ताहम अब जो है दोबारा स्मोक ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। जो हुकूमत ने पाबंदियाँ लगाई थी वो बारिश के बाद जो है उनमें नरमी कर दी गई थी। अब दोबारा पंजाब हुकूमत ने आज इस हवाले से अहम इजलास तलब किया गया है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारती इजलास जो है वो आज 6 बजे शाम को होगा, जिसमें एक मरतबा फिर मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा कि किस तरह स्मोक पर काबू पाया जाए। ज़राए का कहना है कि 2 रोज़ की छुट्टी और घरों से वर्क फ्राम होम जो है उसकी तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। जबकि मास्क की पाबंदी का ऐलान किया गया था, ताहम हमने देखा कि ये ऐलान भी बराए नाम ही साबित हुआ। स्कूलों में बच्चे जो हैं वो पूरी तरह पासदारी नहीं कर रहे और आम पब्लिक जो है वो भी मास्क जो है वो नहीं पहन रही। तो देखना यह है कि आज जो इजलास होने जा रहा है उसमें पंजाब हुकूमत अब क्या नई हिकमत अमली सामने लेके आती है और क्या फैसले किए जाते हैं। ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर स्मोक की वजह से आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। नाक, कान, गले और आंखों की बीमारियों में मुसलसल इजाफा होने लगा है। शहरियों ने हुकूमत को स्मार्ट लॉकडाउन का मशवरा दे दिया। इस हवाले से अवाम से बात करते हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी बंद होना चाहिए, जो धुआं फैक्ट्रियां छोड़ती हैं उनको भी बंद होना चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन की तरह हुकूमत को अच्छे इक़दाम करने चाहिए। जो आलूदगी वाला गाड़ी है ये भी मतलब इसको भी बंद होना चाहिए। जो इसको हुकूमत जो भी करे हम उसके साथ ताउन करने के लिए तैयार है, तो इसके लिए लॉकडाउन होना चाहिए 1-2 दिन। जो बीमारी ये भी कम हो जाएगा, अस्पतालें देख के अस्पतालें भरेगी। एक बेड में 2-2, 3-3 पड़े हुए हैं। स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। ये जो धुआं और ये इस चीज़ के जो कारोबार करते हैं उनको चाहिए कि बंद करें वो 2-3 दिन के लिए। और ये जो धुआंधार गाड़ियाँ चलती हैं उनकी वजह से भी, और छोटा मोटा स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, तो जिसकी वजह से ये आँखों की भी मसला बन रहा है, गले में भी मसला बन रहा है, होना चाहिए। जो ये गंद फैलाते हैं उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, और ये जो जलाते हैं उससे और ज़्यादा आलूदगी होती है। तो ये शहर से कहीं दूर शिफ्ट करें। ये जो सारा कचरा है, प्लास्टिक वेस्ट है, जो गाड़ियाँ धुआं देती हैं उनका धुआं कंट्रोल करें, उन पे बैन होना चाहिए। अवाम का रद्द-ए-अमल आप जान चुके
वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी फार्म की छपाई का काम भी शुरू कर दिया है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से पहले DROs को कागजात नामजदगी फराहम कर देंगे। मज़ीद तफसीलात क्या हैं वो हम जान लेते हैं। जावेद नूर हमारे साथ मौजूद है, नियो के नुमाइंदे। जी जावेद नूर, बताइएगा कागजात नामजदगी के जो फॉर्म है वो छपवाए जा रहे हैं अब? जी बिल्कुल, आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां जो है वो तेजी से जारी हैं और इस हवाले से जहां दीगर मराहिल जो है वो तय हो रहे हैं, वहां कागजात नामजदगी के फॉर्म की छपाई का काम भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अगले माह के शुरू में इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होना है और फिर ज़ाहिर के उसके 54 दिन बाद जो है इंतखाबात होंगे और कागजात नामजदगी पहला मरला होगा। इस हवाले से कागजात नामजदगी की छपाई शुरू की गई है और प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन ने एक मुआहदा किया है और प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात के हवाले से दस्तावेजात छाप रहा है और इब्तदाई तौर पर सबसे पहले कागजात नामजदगी की छपाई शुरू की गई है और इस हवाले से रिटर्निंग अफसर को जितनी भी जरूरत होगी वो कागजात नामजदगी फराहम किए जाएंगे, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जिले की मजमूई वोटर के तनासुब से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी फार्म जमा उससे फराहम किए जाएंगे और इलेक्शन कमीशन जनरल नशिस्तों, खवातीन की मखसूस नशिस्तों और अकलियतों के लिए जो कागजात नामजदगी फार्म छपवा रहा है उस सफेद कागज पे छपवा रहा है और ये मरला जो है आगे बढ़ेगा और कागजात नामजदगी के बाद फिर दीगर फार्म छापे जाएंगे ताकि इंतखाबी अमल जो है वो बर वक्त जो है इसका इनेकाद मुमकिन हो सके। तो इसका मतलब है कि इंतखाबी अमल का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है, उसके लिए तैयारियां जारी हो चुकी हैं? जी हाँ बिल्कुल, और इंतखाबी तैयारियां जारी हैं और अब जो एक मरहला है वो हल्का बंदियों के हवाले से जो शिकायत हैं उसकी इन दोनों समाअत हो रही है और 30 तारीख तक ये समाअत चलेगी और फिर जब इंतखाबी फरिश्ते हतमी तौर पर शाया हो जाएंगे उसके फौरन बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा और जो इंतखाबी कवायद कहते हैं उसके मुताबिक 54 रोज में फिर इंतखाबात होंगे। तो 8 फरवरी की तारीख जो है वो आ चुकी है और इस हवाले से जो इंतखाबात 8 फरवरी की तारीख आ चुकी है और जो फॉर्म 45 हैं या जो इंतखाबी फॉर्म्स हैं वो छपना शुरू हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पेशावर में रिश्तों के तनाज़ात पर कत्ल की वारदातें बढ़ने लगी हैं। पेशावर में 2 रोज़ में 2 दुल्हे कत्ल हो गए। फकीराबाद की बात करें तो वहां पर हुए वाक़े के कातिल गिरफ्तार कर लिए गए और दुल्हन ही कत्ल में मुलविस निकली, जबकि मूसा सई में मेहंदी की तकरीब में कत्ल होने वाले दुल्हे के कातिल अभी तक ना पकड़े जा सके। बात कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं शाहिद खान पेशावर से। शाहिद खान, तफसीलात क्या हैं, बताइएगा अभी तक उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा सका? जी बिल्कुल, पेशावर में 2 दिन के दौरान 2 कत्ल के वाक़यात जो नुमा हुए थे उसमें दोनों जो थे वो दूल्हे उनको कत्ल किया गया था। एक जो दूल्हा था सुहेब, उनको मुसाजी के इलाके में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। उस वक्त कत्ल किया गया था कि अगले ही दिन उसकी बारात का दिन तय थी, यानी कि रस्म हिना के दिन ही दूल्हा जो सुहेब था उसको कत्ल किया गया था। दूसरा जो है तकरीबन 24 घंटों के अंदर ही अगले रोज़ बारात ले जाते हुए फ़कीराबाद के मुकाम पे अदनान नामी दूल्हे को जो है वो फायरिंग करके कत्ल किया गया था। हमें तफसीलन हमें इस हवाले से अपडेट किया और पाकिस्तान नामा में एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। तो बात करें IMF से मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में इक़्तिसादी जायज़े की तकमील पर असूली इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। आज आखिरी रोज़ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में स्टाफ लेवल के मुआहदे का इम्कान है। IMF मिशन ने पाकिस्तान के फराहम करदा डाटा और प्लान्स की तकनीकी तस्दीक भी कर दी है। आपको बताते चलें इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं वो हम जान लेंगे। इशाक मुगल हमारे साथ हैं, नियो के नुमाइंदे। जी इशाक मुगल, बताइएगा IMF को तमाम तर प्लान मुहैया कर दिया गया है, अब ये आखिरी एक मुलाकात होनी है, उसके बाद कर्ज दे दिया जाएगा, तो उसका रिलीफ तो कोई नहीं मिलने वाला या मिलेगा आवाम को इस मरतबा? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो है वो 2 नवंबर को मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था। पहले मरहले में जो है वो तकनीकी सतह के मुज़ाकरात हुए थे जिसमें फ़रीक़ैन ने डाटा का तबादला किया था और इस पर जो IMF के तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको पॉलिसी सतह पर जब उसको डिस्कस किया गया तो जो फ़रीक़ैन के दरमियान जो काफ़ी मामलात पर जो है इत्तफ़ाक़ हुआ है। सबसे अहम जो मामला हुआ है उस इन मुज़ाकरात में वो ये है कि कोई नया जो है वो मिनी बजट नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि क्या कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। रवा माली साल के दौरान चूँकि FBR की कारकर्दगी जो टैक्स वसूलियों के हवाले से काफ़ी इत्मीनान बख्श रही है। इसके अलावा जो
पेट्रोलियम मसनूआत पर PDL है यानी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, वो भी उसका भी अदब कर लिया गया है। तो और नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर रही है। तो इस वजह से जो हुकूमत की आमदनी है उस पर IMF को कोई जो अभी तक कोई एतराज़ सामने नहीं आया, जिस पर जो है वो जो हुकूमत पाकिस्तान या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए ये बाइस इत्मीनान बात है। इसके अलावा इस मामले पर भी इत्फाक हुआ है कि जो शरह सूद है जिस उसको भी मज़ीद जो है इजाफा नहीं किया जाएगा। ये इस वक्त जो है 22% शरह सूद है, जिस पे काफ़ी जो है वो जो ताजर बरादरी है या दूसरे हल्के हैं उस पर कंसर्न शो कर रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा है, इसमें मज़ीद इजाफा नहीं किया जाए बल्कि इसमें कमी लाई जाए। ताहम इस पर इत्फाक इस मामले पर हुआ है कि वो इसमें मज़ीद इजाफा नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि जो महंगाई है उसकी शरह उसमें कमी आना शुरू हुई है। इसके साथ साथ जो है वो इस बात पे भी इत्फाक हुआ है कि जो प्राइमरी बजट जो सरप्लस है वो तकरीबन 400 अरब रुपए से ज़ायद का पहली तिमाही में उसको भी उसका हदफ जो है वो अभी हासिल कर लिया गया है और बजट के मुताबिक अखराजात जो है वो रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के। तो हमारे ज़राए का कहना है कि ये मुज़ाकरात तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और जल्द ही जो है वो इस पर जो है एग्रीमेंट जो हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो है वो जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इश्यूज़ हैं यानी जो हुकूमत पाकिस्तान ने बैरूनी अदायगियों के लिए पैसे जो देने हैं वो कहाँ से आएंगे, ये एक मामला है जिस पर जो IMF के वफ्द के जो सरबराह हैं नाथन पोर्टर, उन्होंने 2 दिन पहले जो है वो UAE की सफ़ीर से जो है मुलाकातें की थी। चूँकि हुकूमत पाकिस्तान ने जो प्लान दिया था उसके मुताबिक ये था कि UAE इसके अलावा चाइना, सऊदी अरब और दीगर जो दोस्त ममालिक हैं और कुछ जो आलमी जो मालियाती इदारे हैं उनसे कर्ज लेकर इस गैप को और तकरीबन 6 अरब डॉलर का जो गैप है उसको पूरा किया। बहुत शुक्रिया, तफसीलन आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया। तो नाज़रीन, यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म और सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास रावलपिंडी में रैली से खिताब कर रहे हैं। अमन खतरे में है, इसलिए कि हर जगह पे मुसलमान को दीवार के साथ लटकाया जा रहा है। इस्लाम बुनियादी तौर पर सलामती का मजहब है, सुलह का मजहब है, लेकिन जब आप इनको दीवार के साथ लगाएंगे, दुनिया सारी में सुइसाइड की तारीख अगर आप देखें 600 साल पहले तो जीउस खातून थी जो दुनिया की सबसे पहली सुइसाइडर थी। आप मुसलमानों को ताने दें, तशने कसे और फिर आपको जिस तरह की बर्बरियत, ये बर्बरियत से कई और ममालिक भी शाह पकड़ेंगे। इसलिए ये आप लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, आपके और मेरे ईमान का तकाजा भी है, गैरत का तकाजा भी है। आले रसूल की कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी थी कि हर उस बिदअत को, हर उस बेगैरती को, हर उस लानत को, हर उस फितने को चैलेंज करना है। और मैं यूं हुकूमतें की होंगी सालों तक, लेकिन इमाम हुसैन और उनकी आल की कुर्बानी के बाद हर जगह पे एक हुसैन ही खड़ा था जो हुसैन की सुन्नत पे चलते हैं, जो कल अपने रसूल को मुंह दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। आपको बताते चलें कि कराची में फायर ब्रिगेड के निज़ाम का बुरा हाल है। 3 करोड़ की आबादी वाला शहर आग बुझाने के इंतजामात से महरूम है। साइट में टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लगी और जिस पर 13 घंटे बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने के लिए पुराने निज़ाम पर ही इत्तफाक करने लगा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उबैद शाह, उनसे बात करते हैं। उबैद शाह, बताइएगा, तबाहाल फैक्ट्री से यहाँ पर मौजूद हैं, क्या अहवाल है उसका और फायर ब्रिगेड का अमला इतना कम है, कैसे काबू पाया जाएगा? जी, इस वक्त मैं साइट के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे अलजब्बार हेडिंग कंपनी में आतिशज़दगी का वाक़या होता है। करोड़ों रुपए मालियत का धागा और फैक्ट्री का जो सामान है वो जलकर खाकस्तर हो चुका है। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक 6 मज़दूरों को भी रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम का ये कहना है कि आग कंपनी की पीछे मौजूद झाड़ियों में लगी थी, जहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन रात गए अचानक इस आग ने फैक्ट्री को अपने
काबू में ले लिया और देखते ही आग फैलती चली गई। सर्दियों की आमद होती है तो साइड एरिया और कोरंग इंडस्ट्रियल एरिया और शहर के जितने भी सनती जोन है वहाँ पर आतिशबाजी के वाक़यात आम हो जाते हैं। ऐसे में फायर ब्रिगेड को जब तलब किया जाता है तो फायर ब्रिगेड हुकाम कोई जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ पानी के छिड़काव पर इक्तफा करते हैं। यही वजह है कि ताजिरों को, सरमायाकारों को बड़ी पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ता है। 2 मरतबा हमने फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवाई हमने, तो उन्होंने गाड़ी कूलिंग का अमल करके वो चले गए थे। फिर बाद में जो है हमने डिपार्ट फैक्ट्री हमारी चालू हो गई थी, तो 12:15 बजे दोबारा आग वहीं से कोई चंगारियों ने दोबारा लिया और हवा का रुख भी इसी तरफ था और हवा ने जो है दोबारा जो है अंदर डिपार्ट को लपेट में ले लिया। कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया। आग पर बुझाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स आ चुके हैं। आतिशबाजी के वाक़यात पर फौरी तौर पर काबू पाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़, बहुत सारे केमिकल और बहुत सारे जो हैं वो गैजेट्स आ चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी तक वही लगे बंदे अंदाज में चल रहे हैं। वाटर टैंकर को फ़ोन करते हैं, वाटर टैंकर आता है, बाउज़र में पानी भरा जाता है और पानी का छिड़काव किया जाता है। जब तक आग गत्ता फैक्ट्री हो, प्लास्टिक की फैक्ट्री हो या कपड़े की धागों की फैक्ट्री हो, उनको जब तक वो खाकस्तर कर चुकी होती है, जिस पर यहाँ के सनतकारों का कहना है कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो वैसे ही ख़राब से हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है। डॉलर की सूरत हाल हो, ऐसे में सरमायादारों को इस तरह के जो सानियात हैं उनसे अगर फौरी तौर पर नहीं निकाला जाता तो यकीनी तौर पर न सिर्फ इकनॉमिक जो उनका मुल्क शहर की जो इकनॉमी है वो मुतासिर होती है, बल्कि मुल्क की इकनॉमी के साथ साथ सरमायादार की भी कमर टूट जाती है। जी ठीक है बैठा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान KMC अली हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अली हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। अली हसन साहब बताइएगा, कराची में फायर ब्रिगेड के निज़ाम का बुरा हाल है। 3 करोड़ की आबादी वाला शहर है, आग बुझाने के इंतजामात से महरूम है। 13 घंटे बाद कराची में जो आग लगी थी उस पर काबू पाया गया था, क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं बता सकूं कुछ बातें। मैं सबसे पहले तो उबैद शाह साहब ने जो अभी रिपोर्टिंग की है उसका जवाब देना चाहूंगा, और वो ये कि क्या उबैद शाह साहब माहिर हैं आग बुझाने के या सिर्फ रिपोर्टर हैं आपके? अगर ये सिर्फ रिपोर्टर हैं तो फिर हमें जो हमारे फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो ये फैसला करेगा कि आया इसे पानी से बुझाना है, फॉर्म से बुझाना है या कोई केमिकल इस्तेमाल करना है। अगर उबैद शाह साहब माहिर हैं तो फिर वो बेहतर है मशवरा। नहीं, जाहिर है माहिर तो नहीं है, लेकिन जाहिर है अवाम होने के नाते सिर्फ मशवरा तो दिया जा सकता है ना, क्योंकि जब वहाँ पर इतना नुकसान हो रहा हो तो अवाम होने के नाते अवाम का ख्याल करते हुए कहा तो जा सकता है। एक ऑपरेशन में डॉक्टर ही फैसला करता है कि कौन सी मेडिसिन देनी है। बज़ाहिर वो आपको अगर पानी नजर आ रहा होता है तो वहाँ पानी ही की जरूरत होती है। जहाँ फॉर्म की जरूरत होती है वहाँ KMC का जो अमला है फॉर्म इस्तेमाल करता है। जहाँ किसी केमिकल की जरूरत होती है वहाँ केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन देखें 13 घंटे के बाद उसको आग पर काबू पाया जा सका। 13 घंटे तक तो जो नुकसान होना था वो तो नुकसान हो चुका, हेलीकॉप्टर के जरिए भी किया जा सकता था। फिर इसी वजह से रिपोर्टर्स या मीडिया या आवाम मशवरा देते हैं ताकि नुकसान कम से कम हो सके, क्योंकि वो कंसर्न्ड होते हैं। जी आपकी बात बिल्कुल सही है। जहां तक आग बुझाने का ताल्लुक है तो अभी जो आपने एक और इंटरव्यू दिखाया उन्होंने कहा कि 13 घंटे में कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया था। कूलिंग का अमल जो है खुद 6 से 8 घंटे का मुतकाजी होता है। आग बुझाने के बाद जो है मुसलसल वो जब तक कूलिंग नहीं हो जाती, यानी पानी और जो वहाँ चीजें होती हैं जब तक वो ठंडी नहीं हो जाती, हमारा अमला वहाँ काम करता रहता है। लेकिन अगर दोबारा कोई आग पकड़ लेता है, जैसे इस फैक्ट्री में बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि दोबारा आग पकड़ ली और दोबारा से जो है वो अमले को काम करना पड़ा, तो इस तरह की सूरत हाल जो है इन चीजों में पेश आती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय हमें दी और हमें आगाह किया तमाम सूरत हाल के हवाले से। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। चिन्योट का रुख करें तो चिन्योट में शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट वीरान हो चुके हैं। प्लांट पर लगी टूटियां गायब हो चुकी हैं, शहरी पीने के साफ पानी से महरूम हैं। मजीद तफसीलात जो हैं वो हम जानेंगे चिन्योट से नासिर चौधरी की इस रिपोर्ट में। चिन्योट में एक जानिब ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ हलकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाकर इफ्तिताही तकरीब का फ़ोटो सेशन जारी है, तो दूसरी जानिब पहले लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अदम तवज्जुही के बाइस वीरान हो गए। टूटियां गायब हो चुकी हैं और पानी की फराहमी का सिलसिला न होने के बराबर है। शहरी हलकों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर चिन्योट समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया।
लोग इस गंदे पानी की वजह से बीमार हो रहे हैं। इस वजह से डीसी साहब से इल्तमास की जाती है कि चिन्योट की आवाम पर कुछ थोड़ी सी तवज्जो की जाए। इलाका मुकीनों का कहना है कि चिन्योट के दर्जनों इलाकों में लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की देखभाल और शहरियों को साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। नए फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह खुशआइंद है, मगर पुराने लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली की अशद ज़रूरत है। ठीक है, अशद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। राजनपुर में म्यूनसिपल कमेटी के अमले की नाअहली, डिस्पोजल मेन लाइन को 2 माह बाद भी मुरम्मत न किया जा सका। शहरी आबादी में सड़कें और गलियां दरिया बन गई हैं। तलबा भी सराह पर एहतजाज हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से फौरी तौर पर नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। बात करते हैं अता मोहम्मद से। जी अता मोहम्मद, मुतालबात सामने आए हैं, क्या हैं? जी बिल्कुल, जो है इस वक्त मैं राजनपुर के बंद रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर इंतजामिया की नाअहली और गफलत की वजह से सीवरेज का पानी जो है फिर से जमा हो गया है। जबकि दूसरी अब इंतजामिया की जानब से 2 माह से टूटी हुए जो पाइप लाइन्स थी मेन डिस्पोजल की, उनको जो मरम्मत नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर कई फीट पानी जो है बंद रोड पर जमा हो गया यहाँ पर। जबकि एक शहरी से जो हम बात करते हैं, एक नज़दीक हमारे यहाँ स्कूल भी, ये बच्चे भी मौजूद हैं, तकरीबन 2-2, 1.5 फुट पानी पड़ा रहता है। कमेटी वाले कभी तवज्जो नहीं लेते, ना कोई सियासी लोग तवज्जो लेते हैं। ये बस बेहाल पड़ा हुआ है ये सड़क, और तकरीबन 6 महीने से इसकी पोजीशन जो है ना ऐसे पड़ी है, और 2-3 महीने से तो ऐसे पड़ी है कि ये पानी जो दिखाएंगे साहब आपको कि 1.5 फुट 2 फुट बच्चे भी नहीं गुजर सकते। 7 मस्जिदें हैं, नमाज के लिए भी टेंशन होती है। बिल्कुल, जो है इनकी हमसे ये बताया जा रहा है कि खासकर सुबह सवेरे स्कूल जाते बच्चे हों या फिर शाम के टाइम छुट्टी करके वापस जा रहे हो या इवनिंग में जो है खासकर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाने वाले जो बच्चे हैं, उनको इस रास्ते की वजह से सख्त परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। लेकिन म्यूनसिपल कमेटी अमले की जानब से 2 माह से टूटी हुई जो मेन डिस्पोजेबल की पाइप है उसको जो है जो मुरम्मत है वो नहीं किया गया। लोगों की जानब से कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर जो है इस चीज़ का डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जो है नोटिस लें। रसूल के लिए उम्र की कोई कहत नहीं। लॉयर दीर के एक शहरी ने इस बात की अमली जामे पहना दिया और सबको हैरान कर दिया। दिलावर नामी शख्स ने 65 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला लेकर सीखना शुरू कर दिया। लोअर दीर का रिवायती सफेद टोपी और कंधे पर किताबों की गठलियां। लोअर दीर के इलाका खुंगी के रिहायशी दिलावर खान को 65 साल की उम्र में लिखने पढ़ने का शौक पैदा हुआ तो स्कूल जाने लगे। इंतहाई गरीब खानदान से ताल्लुक रखने की वजह से बचपन में तालीम हासिल न कर सका, ताहम जवानी मेहनत मशक्कत में गुजारने के बाद बुढ़ापे में अपनी शौक की तकमील को यकीनी बना लिया। बच्चों के लिए सबके लिए रोल मॉडल है। बंदा अगर चाहे तो और उम्र में वो पढ़ सकता है अगर कोशिश करे। असातिज़ा का कहना है कि दिलावर खान एक मेहनती और ज़हीन तालिब इल्म है और यही वजह है कि जमाती अव्वल में लिखने पढ़ने के काबिल बन गए। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता कि मसदाक दिलावर खान ने 65 साल की उम्र में लिखना पढ़ना सीख कर नौजवानों के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम कर दी। कैमरा टीम के साथ नवाब बादशाह, न्यूज़ लोअर दीर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।